नमस्कार, स्वागत है आपका। जबरदस्त रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम है। तमाम तरह के बंधनों और वादों के बीच सरकार भी महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन क्या सचमुच आधी आबादी सुरक्षित है? क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाकई गंभीर है? क्योंकि प्रदेश में मच रहे हाहाकार के बीच सरकार लाचार ही दिखाई देती है। तो सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन पर प्रदेश के तमाम महिलाओं से राखी बंधवाई। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपने राखी तो बंधवा ली, लेकिन बढ़ते रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं के बीच यही बहनें सवाल कर रही हैं कि क्या रक्षा भी करोगे? रक्षाबंधन ये वो बंधन है जिसमें एक डोर के जरिए बांधा जाता है विश्वास का बंधन, भरोसे का बंधन, भविष्य की खुशहाली का बंधन, और इसी बंधन में लिया जाता है सुरक्षा के वादे का वचन। पूरा देश रक्षा बंधन मना रहा है। पीएम से लेकर सीएम तक राखी की डोर में भविष्य की खुशहाली का भरोसा बांट रहे हैं। लेकिन प्रदेश की परिधि में बहनों और बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी ऐसा दर्द देती है जो रक्षा के इस बंधन को कमजोर कर रही है। कमजोर कर रही है सरकार का इकबाल, कमजोर कर रही है पुलिस पर भरोसे का सवाल, और इन सब के बीच कमजोर हो रही है आधी आबादी की उम्मीदों की कड़ी। इसलिए तो मुखिया अखिलेश यादव से बहनें पूछ रही हैं सवाल कि राखी तो बंधवाई, रक्षा करेंगे? सीएम साहब बहनों की सुरक्षा करेंगे क्या? बेबस बेटियों की आबरू बचाएंगे क्या? यूपी पुलिस की व्यवस्था को बदलेंगे क्या? ये सारे सवाल इसलिए भी शोर कर रहे हैं क्योंकि बेखौफ बदमाश पहले बलात्कार जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम देते हैं और उसके बाद आपकी पुलिस बलात्कार पीड़ित का उत्पीड़न करने में पीछे नहीं रहती। इसलिए इस व्यवस्था को बदल दीजिए हुजूर, क्योंकि महिलाओं की मौजूदा हालत पर महामहिम राज्यपाल के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। आज का माहौल हम जब देखते हैं, अखबार खोल के भी हम जब देखते हैं, तो एक चित्र साफ दिखाई देता है कि महिलाओं को और सुरक्षित करने की आवश्यकता है और इसलिए जो स्थिति है उसमें सुधार करना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है और उस भूमिका में सरकार भी काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहरहाल उम्मीद की चिड़िया तो ना जाने कहां उड़ गई है उत्तर प्रदेश से। सरकार वैसे भी ये उम्मीदें बहुत मामूली हैं सूबे की, इतनी मामूली कि बस सुकून से सांस ले सके और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है, सीएम साहब राखी तो बंधवाए, सूबे की बहन बेटियों की रक्षा करोगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, महफूज हैं, इसका अंदाजा 6 हफ्तों में हुई गैंगरेप की घटनाओं ने साफ कर दिया है। इन्हीं घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले बुलंदशहर, लखनऊ, बरेली और अब कानपुर। कानपुर में शर्मसार इंसानियत, सड़क पर लुट रही आबरू, कार में महिला से गैंगरेप। ऐसा लगता है जैसे बदमाशों के हौसले दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। इनको ना तो कानून का खौफ है, ना ही पुलिस का कोई डर। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री महफिल जमाकर रक्षा का वचन दे रहे हैं और इसी रक्षाबंधन पर कानपुर में तो दिन दहाड़े ही दरिंदों ने एक महिला की आबरू को तार-तार कर दिया। कार में महिला के साथ गैंगरेप की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया और तो और उस महिला को हवस का शिकार बनाने के बाद बेखौफ दरिंदे महिला को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। सर, मेरे भाई का केस चल रहा था
अनिल सचान के पास। उन्होंने मुझे फ़ोन करके 14 तारीख की शाम को बुलाया कि अब आपके साइन चाहिए पेपर पे, आप 2 मिनट के लिए घर के बाहर आ जाइए तिवारी स्वीट्स पे। और जब हम तिवारी स्वीट्स से पहुँचे तो उन्होंने कहा कि पेपर आगे वाली गाड़ी में रखे हैं, 2 मिनट बैठो, आगे जेके तक चलना है। तो जब मैं उनके साथ बैठ गया और जब दूसरी गाड़ी में वो लेके गए, उन्होंने कहा पेपर उठाओ। पेपर जैसे हमने उठाने की कोशिश करी, उन्होंने धक्का मार के गाड़ी में अंदर की तरफ घसीट लिया। 2 लोगों ने, एक राशिद और दूसरा एडवोकेट अनिल सचान। पीड़ित ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। फरियाद सुनने के बजाय गाली देकर भगाया। सीएम साहब देखिए अपनी पुलिस की करतूत। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में चलती गाड़ी में किया गया था गैंगरेप। महिला का आरोप है कि पेशे से वकील अनिल सचान और राशिद नाम के शख्स ने दिया इस वारदात को अंजाम। मोबाइल क्लिप को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी भी दी गई, लेकिन कानपुर पुलिस की संवेदनहीनता भी शर्मसार ही करती रही। पीड़ित महिला के मुताबिक पुलिस ने फरियाद सुनने के बजाय गाली देकर उसे वहां से भगा दिया था। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए डीजीपी साहब कैसे काम करती है आपकी पुलिस। पूरी रिकॉर्डिंग, मोबाइल उनके साइड में ही रखा था, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। और उन्होंने बाद में मुझे दिखाई कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल देंगे और तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। तो गैंगरेप किया था जी। फिर थाने में गई, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस वालों ने गाली दे के भगा दिया था और फिर बाद में जब मैं घर आके 100 नंबर डायल किया तब सब लोग घर पर आए और तब मेरा बयान लिया। अब पुलिस क्या कह रही है? अब सर पुलिस वाले सब एसओ साहब मिले हुए हैं और वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कौन चाय नाश्ता कर रहा है? जिन्होंने रेप किया, अनिल सचान, राशिद और एसओ जी। अच्छा, आपको गाड़ी से कहाँ ले गए थे? जाजमऊ की तरफ, जाजमऊ पुल से क्रॉस किया। वहशीपन की इस घटना के बाद कानपुर पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पहले तो गुहार लगाने पर गाली दी गई, अब कार्रवाई के नाम पर मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन दबाव अब समझौते का बनाया जा रहा है। और एसओ साहब एकदम से इसमें मिले हुए हैं। अगर हम एसओ साहब के पास कोई शिकायत लेके जाते हैं तो अभद्र व्यवहार करते हैं हम लोग के साथ और कहते हैं कि चाय नाश्ता बराबर उनका चल रहा है। और इसमें रवि त्रिपाठी करके हैं, वो भी इनसे मिले हुए हैं और बस यही चल रहा है और बहुत परेशान कर रहे हैं। इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। मेडिकल हम करवाने गए तो मेडिकल में भी इन लोगों ने इधर से उधर कर दिया है मेडिकल जांच। और 3-4 दिन से ये लोग बस दौड़ा रहे हैं। बुला लेते हैं 9 बजे, भेजते हैं मेडिकल के लिए 1 बजे, जबकि यहाँ मेडिकल सब बंद हो चुका है। पीड़ित के दर्द को तमाशा बनाने पर तुली है कानपुर पुलिस, क्योंकि बेखौफ आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं और पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। वहीं नेशनल वॉइस ने सरोकार निभाकर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा तो जवाब जांच और कार्रवाई की जिल्द से लिपटा मिला। आप भी सुनिए। महिला का ये आरोप है, संडे शाम की घटना ये बताई गई और उसने आरोप लगाया है कि जो उसके अधिवक्ता थे और उसके एक साथी, इसका विवाद पीड़िता का अपने घर में चल रहा था और पेपर बुलाने के बहाने इसको बुलाया गया, पेपर देने के बहाने, और उसके बाद उसके साथ दुराचार की घटना की गई। इस संदर्भ में तत्काल संडे रात में ही अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। पीड़िता का मेडिकल और अन्य चीज़ें कराई गई हैं और गुण दोष के आधार पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। बहरहाल ये हाल है प्रदेश की परिधि में पुलिस और बदमाशों के कारनामों का। बेखौफ बदमाश जहां बहन बेटियों की आबरू से खेल रहे हैं, वहीं प्रदेश की पुलिस उनके जख्मों पर नमक लगा रही है। सवाल ये है कि आखिर सरकार क्यों इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती? आखिर कब तक सड़क और हाईवे पर लुटती रहेंगी महिलाओं की आबरू? अंशुमान गुप्ता, नेशनल वॉइस, कानपुर।
क्या घर, क्या स्कूल और क्या अस्पताल, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। शामली में एक अस्पताल में महिला के साथ अस्पताल के कंपाउंडरों ने महिला को जबरदस्ती खींचकर गैंगरेप करने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी कंपाउंडरों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सरकार के सिस्टम पर किसी तमाचे से कम नहीं है ये घटनाएं। जाग जाइए सरकार, क्योंकि ये पब्लिक है, तख्तों को पलटने का हुनर जानती है। शहर शहर शैतानों का सितम, आधी आबादी पर हो रहा जुल्म, दरिंदों की दरिंदगी का बन रही शिकार। क्या अपराधियों के आगे बेबस है सरकार? आखिर किसकी नजर लगी है सूबे उत्तर प्रदेश को? क्यों बढ़ता ही जा रहा है दरिंदगी का ये दंश? घर हो या बाजार, स्कूल हो या अस्पताल, यहां तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है बेटियों की आबरू। रक्षाबंधन से पहले की एक रात शामली के एक अस्पताल में महिला से गैंगरेप के प्रयास का मामला सामने आया है। इसके पैर टूट रहे, इसके धोरे थे हम। अच्छा। और 12:20 की बात है ये। रात की जी। अच्छा। मैंने कहा लगी मगर तुम लौट जाओ तो जाग लो बब्बो, और मैं आँख मीच लूँ थोड़ी सी। पहला तो लाइट बंद हुई जी, लाइट बंद होगा फिर उन्होंने मेरी हाथापाई करी, मतलब ले गए परे लोग खींच कर। कौन? कंप्यूटर। अच्छा। फिर हमने किल की मारी खूब, किल की मार कर फिर वे भाग पाए। आप आकर कहा लगे बिजली भागती होगी, अन्नू लाइट बंद हुई। अच्छा। और कटवा भी उन्होंने दबाया, कबाड़ी भी उन्होंने। अच्छा। पीड़ित महिला अपनी ननद के टूटे हुए पैर का इलाज कराने सदर कोतवाली के सिंघल नर्सिंग होम आई थी, लेकिन रात करीब 12 बजे अचानक अस्पताल के वार्ड की लाइट बंद हुई और 3 लोगों ने पीड़ित महिला की आबरू पर धावा बोल दिया। पीड़ित महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने महिला को बचाया। पीड़ित के मुताबिक वो तीनों अस्पताल के ही कंपाउंडर थे। इतना ही नहीं, महिला की गर्दन पर चोट के ये निशान हादसे की गवाही दे रहे हैं। रात में 12:15 बजे लाइट भी जागी थी, तो तीन थे। क्या पूरा मामला आपको कैसे सूचित किया गया? मुझे 4:15 बजे फोन आया था इनके घर में। क्या कहते? अगर इस तरीके से मामला हो गया वहाँ, हम आए यहाँ पे 8-10 लोग थे। हमने कहा भाई डॉक्टर साहब को बुला लो। इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया हमारी बात को, अपनी दादागिरी के चक्कर में रहे। अच्छा। अलग अलग बयान रहे इनके 3 लोगों। तो अब आप क्या चाहते हो? सालों को सजा मिलनी चाहिए इनको। ऐसा है रात को बंदा घर में पता नहीं है इसके बारे में पूरा, परंतु हमें ना मरीज के साथ है। जी मरीज जो कह रहा है वो 100% सही कह रहा है। नहीं, सूचना क्या है कि क्या इस तरीके का कंपाउंडर आपके साथ यहाँ पे? नहीं, ऐसे कभी इस तरह नहीं हुआ पिछले 35 साल से कभी ऐसा। तो क्या महिला झूठा आरोप लगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो जांच का विषय है। बहरहाल घटना की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आधी आबादी की सुरक्षा किसके भरोसे है? पंकज मलिक, शामली, नेशनल वॉइस। तो रक्षाबंधन के खास मौके पर हर भाई अपनी बहन से कलाई पर राखी बंधवाकर बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। ऐसा ही संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूबे की महिलाओं से लिया था, और इसके लिए सरकार ने भारी भरकम दावों के साथ कई योजनाएं भी चलाई, और उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है 1090। इस योजना को सूबे में शुरू करते वक्त सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने यह दावा किया था कि इससे प्रदेश में महिला अपराधों पर रोक लगेगी और कोई भी महिला 1090 पर अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़न की शिकायत एक फोन कॉल के जरिए कर सकती है। लेकिन ये दावे कितने सही साबित हो रहे हैं, इस बात का रियलिटी चेक किया नेशनल वॉइस ने। आप भी देखिए। सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना 1090, जिसके जरिए सरकार ने सूबे की महिलाओं से ये वादा किया था कि वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर नेशनल वॉइस निकल पड़ा है इस योजना का रियलिटी चेक करने की आखिर ये योजना क्या वाकई में महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर खरी उतर रही है। इस समय मेरे हाथ में आप ये मोबाइल देखेंगे, जिसमें मैं तुरंत इसी समय इस 1090 ऑफिस के सामने ही
जो 1090 नंबर है जिसको डायल करने पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, उसको मैं डायल करूंगी और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में इस नंबर पे अगर महिला या कोई भी लड़की कॉल करती है तो कॉल उन तक पहुंचती है या नहीं। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने 1090 पर यहाँ पर डायल किया, उत्तर प्रदेश का दिल कहे जाने वाले नोएडा में नेशनल वॉइस की टीम ने सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन का जब हमने रियलिटी चेक किया तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल कर आई। आइए आपको दिखाते हैं, जब आप 1090 या फिर 100 यानी 100 नंबर डायल करेंगे तो क्या आपको पुलिस मदद करेगी या नहीं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करती है। 100 नंबर और 1090 को महिला सुरक्षा का अचूक हथियार समझती है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन दावों के तमाम किले ढह गए, बड़े बड़े वादों के बांध टूट गए। नेशनल वॉइस ने सरोकार निभाकर महिला सुरक्षा की पड़ताल की तो सारी पोल खुल गई। सूबे के सीएम अखिलेश यादव का दावा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी मुस्तैद है कि कुत्ते, बिल्ली और भैंस तक को हमारी पुलिस ढूंढ लेती है, लेकिन इसी का रियलिटी चेक करने के लिए नेशनल वॉइस की टीम सड़कों पर निकली है। आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिमा है। प्रतिमा 1090 पर फोन करेंगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वुमेन पावर हेल्पलाइन है, और फिर देखना होगा कि जब हमारी सहयोगी 1090 पर फोन करेंगी उसके कितनी देर बाद पुलिस की मदद इन तक पहुंचती है। नेशनल वॉइस की टीम ने सबसे पहले 100 नंबर पर हालात की हकीकत जाननी चाहिए। इसके लिए एक लड़की के जरिए मंचलों की छेड़छाड़ से बचाने की गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार देख लीजिए, प्रदेश की परिधि से दूर दिल्ली में मिल रहा था 1090 का नंबर। नमस्कार सर, कमांडो से मैं प्रतिमा बोल रही हूँ सेक्टर 63 से। मैं नोएडा सेक्टर 63 से मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। ये दिल्ली का नंबर मिला है आपने? जी, मैंने यूपी पुलिस हेल्पलाइन नंबर मिलाया है। नहीं जी, ये तो दिल्ली का मिल गया मैडम। आपको नोएडा का दे देता हूँ मैं नंबर, नोट कर लो। जी बताइए। यूपी का नोएडा का ना? जी हाँ। नोएडा का नोट करो। हाँ जी बोलिए। 8800 जी 199 जी 955 जी। दूसरा है वो नोट कर लो। ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर नहीं है क्या जिसपे? ये सारे वहाँ के कंट्रोल रूम के नंबर हैं। ये क्या होता है 1090 जो है ये वहाँ का वुमेन हेल्पलाइन नंबर है नोएडा का। ये यहाँ दिल्ली में मिल जाता है कई बार। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। सूबे का दिल कहे जाने वाले नोएडा में सीएम साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट विमेन पावर हेल्पलाइन की हवा निकल गई, क्योंकि मजबूरी की हालत में कोई महिला अगर 1090 नंबर को मिलाएगी तो ये दिल्ली मिलेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने हमारी सहयोगी प्रतिमा से हुई बातचीत में नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम का एक नंबर दिया जो 10 डिजिट का था। 1090 उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नंबर है और ये बताया जाता है कि जब 1090 किसी महिला के साथ किसी तरह की छेड़खानी होती है या उसको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो 1090 वो डायल करके पुलिस की मदद ले सकती है। लेकिन जब हमारी सहयोगी प्रतिमा ने इस नंबर को डायल किया तो ये नंबर दिल्ली में लग रहा है, और दिल्ली में जहां पर लगा उनका ये कहना है कि आप लोगों ने ये नंबर दिल्ली में मिलाया है। प्रतिमा से जान लेते हैं क्या कुछ सुनने को मिला फ़ोन पर जब इन्होंने 1090 डायल किया। प्रतिमा, 1090 आपने डायल किया, क्या कुछ सुनने को मिला उस साइड से? जब मैंने हेल्प के लिए 1090 पे कॉल किया तो वो दिल्ली में जाके कन्वर्ट हुआ, और उनका ये कहना है कि कई बार जब वो यूपी में ये नंबर लगाया जाता है तो वो दिल्ली में आके कन्वर्ट होता है। उन्होंने एक नंबर भी मुझे दिया उसके लिए, लेकिन वो शॉर्ट नंबर नहीं थे, 4 डिजिट के नहीं थे, काफ़ी 10 डिजिट के नंबर थे, जिसपे शायद हम जैसे वोमेन अगर नॉर्मल बात करें, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं और अचानक से कॉल करना हो तो इतना लंबा डिजिट हमें मिलाना इम्पॉसिबल है। ये महिला सुरक्षा के इंतजामों का वो जनाजा है जो जनता को ख्वाब दिखाकर निकाला जा रहा है।
देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, जिस व्यवस्था के भरोसे आप दम भरते हैं उसकी हकीकत क्या है। चलिए अब आपको 100 नंबर वाली व्यवस्था के हालात से भी रूबरू करवा ही देते हैं। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश का क्या हाल है ये हमने आपको दिखाया। अब हमारी सहयोगी प्रतिमा 100 नंबर डायल करेंगी और पुलिस से मदद मांगेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नोएडा पुलिस की पीसीआर प्रतिमा के पास कितनी देर में पहुंचती है। इसके बाद हमारी सहयोगी प्रतिमा ने अब मंचलों की छेड़छाड़ से बचाने की गुहार 100 नंबर पर कॉल करके लगाई। जिस वक्त 100 नंबर पर कॉल की गई उस वक्त समय हुआ था 1:23। हमारी सहयोगी प्रतिमा ने जब 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस की मदद मांगने की कोशिश की तो पहले तकरीबन 3 बार 100 नंबर पे फोन लगा ही नहीं, लेकिन जब फोन बदलकर फोन किया गया तो नोएडा के कंट्रोल रूम में फोन लगा। वक्त तकरीबन 1:22 हो रहा है और अब देखना होगा कि नोएडा पुलिस की मदद प्रतिमा तक कितनी देर में पहुंचती है। दरअसल तमाम सवालों के बाद नोएडा पुलिस के 100 नंबर से जवाब आया था कि पुलिस पहुंचेगी। इंतजार की घड़ियां चल रही थी कि नोएडा पुलिस ने करीब 15 से 20 मिनट के बाद दस्तक दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने का समय यकीनन किसी भी अनहोनी के घटने के लिए काफी था। मुझे कॉल अभी जो है 1 मिनट पहले दी गई है और ठीक 1 मिनट में मैं यहाँ गया हूँ। मैं बैक वाले रोड पे था, अभी बैंकों के पीछे ही। लेकिन जो हमारी सहयोगी हैं इन्होंने 100 नंबर पे हम लोग एक रियलिटी चेक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश की कि नोएडा पुलिस कितनी तत्पर है। आप जैसा आपका कहना है कि आप 1 मिनट में यहाँ पहुँच गए, लेकिन कंट्रोल रूम को हमने तकरीबन 15 मिनट पहले सूचना दी थी। नहीं, कंट्रोल रूम को आपने जिस समय भी सूचना दी हो, लेकिन कंट्रोल रूम ने मुझे जो सेट पे जो अभी बताया, अभी आपके सामने बताया है और मैं कॉलर को आपको जो कॉल कर ही रहा था रास्ते में, इतनी देर लगी है मुझे जितनी देर मैंने आपको कॉल की। बस बैक वाले आपके रोड पे पीसीआर थी बैंकों के सामने और मैं 1 मिनट में आपके पास आ गया हूँ यहाँ। बहरहाल महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले सिस्टम के लिए तमाचा है ये व्यवस्था, क्योंकि 1090 हो या 100 नंबर, हवाई दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। इंद्रसेन यादव, नोएडा, नेशनल वॉइस। यहाँ तो सीएम साहब राखी बंध गई है, वचन भी दे दिया है, लेकिन अगर पुलिस की कार्यशैली में तब्दीली नहीं आई, उनके काम में बदलाव नहीं आया, तो कैसे महफूज होंगी महिलाएं, ये है बड़ा सवाल। जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।